रिफ्रैक्शन में जब मैंने आपको अर्ली सनराइज और डिले इन सनसेट की बात बताई थी ना, तो उसमें देखो हाँ, रेयरर और डेंसर दोनों मीडियम थे, बट एक ही, जैसे कि आप बोल सकते हो एयर एक मीडियम है, उसी में दो मीडियम बने हुए थे, रेयरर और डेंसर। क्योंकि एयर की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, डेंस भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। जहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहां पे एयर कैसी होगी, डेंस होगी। ड्राई एयर जो है वो रेयरर होगी। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है इसको, जो एयर की वजह से हो रही है, एटमॉस्फेयर में हो रही है, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना, इसका एक एग्जांपल तो सनसेट सनराइज वाला हो गया, दूसरा एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक्चुअल में जो स्टार्स हैं वो चमक मतलब टिमटिमाते नहीं है कंटिन्यूसली, जैसे सन से लाइट आ रही है ना वैसे ही उनसे भी लाइट आ रही है, ठीक है। बट हमें क्या लगता है कि उनकी लाइट कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, ये हमें रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो जैसे जितनी भी चीजें हमने देखी, अगर मीडियम चेंज हो गया, उनसे लाइट आ रही है और बीच में मीडियम चेंज हो गया, तो वो हमें उभरी हुई दिखती हैं, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी ऊपर दिखती हैं। स्टार के साथ भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे है स्टार, ठीक है, ऐसे सीधी लाइट आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से सीधी लाइट आएगी तो हम इसी डायरेक्शन में देखेंगे। बट ऊपर होती है हॉट एयर, नीचे होती है कोल्ड एयर, ठीक है, डेंस होती है ना तो नीचे रहती है। तो होता क्या है, मीडियम जो है आपका वो चेंज हो गया, रेयर टू डेंसर आ रही है लाइट, तो ये लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है और ये जिस डायरेक्शन से बेंड होके आती है हम उसी डायरेक्शन में देखते हैं। उसी डायरेक्शन में देखते हैं तो थोड़ा ऊपर जैसे दिखेगा, स्टार यहाँ पे है आपको थोड़ा यहाँ पे दिखेगा, यानी हम स्टार्स की कभी भी एक्चुअल पोजीशन नहीं देखते हैं, हम जो पोजीशन देख रहे हैं दैट इज फॉल्स। सन की भी हम फॉल्स पोजीशन देख रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन तो देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि लाइट हमारी आंखों तक जो आ रही है वो बेंड होके आ रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो हमें ये पता लग गया कि एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है, फिर टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है, ट्विंकलिंग क्यों दिखती है, ऐसे लगता है ना लाइट कम होगी फिर लाइट बढ़गी। तो क्या हुआ, जैसे यहां से लाइट आ रही थी, ठीक है, यहां से बेंड होगी लाइट, जब आपने यहाँ पे देखा तब तक इसने क्या किया, स्टार ने अपनी पोजीशन चेंज करी, स्टार कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ना, तो स्टार ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो ये वाली पोजीशन भी चेंज होगी, यहां से लाइट आ गई मेरी आंखों में, फिर ये वाली पोजीशन चेंज होगी क्योंकि इसकी एक्चुअल पोजीशन चेंज हुई। तो दोबारा से जब तक लाइट रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों तक आएगी उसके बीच में गैप आ जाएगा एक, तो उस टाइम गैप के बीच में हमें क्या लगेगा कि इसकी लाइट हो गई है कम, फिर दोबारा से जब रिफ्रैक्ट होके लाइट हमारी आंखों पे आएगी हमें क्या लगेगा, लाइट बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से लगता रहता है कि इनकी लाइट कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, पर एक्चुअल में कंटिन्यूसली लाइट आ रही है, वो तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है कि ऐसे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है लाइट, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझने के लिए आपको याद रखना है कि ट्विंकलिंग कैसे रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई है, अदरवाइज आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल जैसे पूछ लिया है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिले इन सनसेट, अर्ली सनराइज, ठीक है, ये सारी चीजें। अब जैसे कि सन जो है ना वो स्टार्स के कंपैरिजन में हमारे ज्यादा पास है, एक्चुअल में स्टार जो है ना उनका साइज सन से भी ज्यादा है, ठीक है, सन से भी बड़े हैं कुछ एक तो, पर उनका डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। दैट्स वाई हमें सन ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता क्योंकि उसकी तो ज्यादा लाइट आ रही है हमारे पास एज कंपेयर टू स्टार, तो स्टार दूर है तो वहां से लाइट को आने में रिफ्रैक्ट हो रही है बीच में तो टाइम लग रहा है, उसकी वजह से हमें उनमें ट्विंकलिंग दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब रिफ्रैक्शन तो हो गया, रिफ्रैक्शन में बस चीजें हमें एक तो गलत पोजीशन पे दिख रही है, अपेरेंट पोजीशन पे दिख रही है, और दूसरा कि कुछ ऐसे आप बोल सकते हो उभरी हुई दिख रही है, ऊपर ही दिख रही है ना एक्चुअल पोजीशन से, तो वो किस वजह से, लाइट के बेंड होने की वजह से, और लाइट के बेंड होने का रीजन है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का रीजन है लाइट का मीडियम चेंज होना, और मीडियम चेंज होने से क्या चीज चेंज हुई, उसकी स्पीड। तो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो फर्स्ट लॉ है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन पे लाया करेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन पे लाया करते हैं सारे इस तरह से। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो ये तो सिंपल है, सेकंड लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ बोलता है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर रिमेन्स कांस्टेंट,
कि यहाँ पे जैसे कि 30 डिग्री है सपोज इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल है आपका 60 डिग्री, तो साइन 30 अपॉन साइन 60 इस तरह से रेशियो निकालने की बात कर रहा है ये। तो उसने कहा कि ये रेशियो जो है ना वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये म्यू है, ठीक है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया है कांस्टेंट को, और इस म्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू को बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली जैसे आपका कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट हुआ, आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो रखे हुए हैं 100, ये 100 है मैक्सिमम। तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गेन करेंगे नंबर, ठीक है। लिख रहे हो तो एक बार लिखो। अमनदीप, राधिका, रितिका, समझ आ रहा है आप लोगों को भी? यस मैम। ओके। यस मैम। तो देखो आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया, मैक्सिमम मार्क्स मैंने रख दिए 100, तो आप लोग सारे 100 थोड़ी लोगे, है ना, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गेन करोगे। किसी के 60 हैं, 70 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। अब वैसे ही लाइट के साथ भी कुछ हो रहा है। लाइट जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है उसकी, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्यों, वैक्यूम में बेसिकली कोई भी पार्टिकल नहीं है जो उसके रास्ते में आए, ठीक है, तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल सकती है। पर जैसे ही वो दूसरे मीडियम्स में एंटर करती है, दूसरे मीडियम में क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि दूसरे मीडियम में आगे बीच में पार्टिकल, किसी में कम पार्टिकल्स हैं, किसी में ज्यादा पार्टिकल है। तो हर मीडियम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्या करता है, इसकी स्पीड को कम करता है। जैसे कि ग्लास की बात करूं, जो ग्लास होता है आपका, ग्लास लैब में जाएगी तो इसकी स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸, ठीक है, और वाटर में जाके हो जाती है 2.26 × 10⁸। तो देखो एक्चुअल स्पीड से कम हो रही है जब दूसरे मीडियम में जा रही है। तो वैसे ही हर एक मीडियम की कैपेसिटी अपनी अपनी होगी। तो हम क्या करेंगे, मीडियम की कैपेसिटी निकालेंगे कि कितनी लाइट की स्पीड को वो कम कर सकता है। लाइट की स्पीड कम होगी तो लाइट बेंड होगी, तो कितना लाइट को बेंड या फिर कितना लाइट को रिफ्रेक्ट करता है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। जैसे कि वाटर लाइट को कितना बेंड करेगा, उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्राइटेरिया क्या देखा हमने, कि स्पीड को कम कर रहा है मीडियम, तो जितना स्पीड को कम करेगा मैक्सिमम स्पीड से, उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये जो मैक्सिमम स्पीड है हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁸, इससे कंपेयर करते हैं कि दूसरे मीडियम में कितनी होगी, ठीक है। जैसे मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, और दूसरे मीडियम में जाके वो कितनी होगी, दूसरे मीडियम में जाके होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक रेशियो निकलेगी यहां से, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। समझे, ये एग्जाम्पल दिया मैंने सिर्फ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि वाटर में स्पीड आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि वाटर में स्पीड इतनी है, तो आप दोनों को कंपेयर करोगे और वाटर की कैपेसिटी यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ये वैल्यू है जो हमेशा आपको पता होगी, इन दोनों में से एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, एक गिवन होगी। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ठीक है, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो सपोज ये वैल्यू गिवन है, तो उससे आप ये स्पीड भी निकाल सकते हो मीडियम में कितनी है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली डिफाइंस दैट कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट द रे ऑफ लाइट। कि जो मीडियम है वो लाइट रे को कितना बेंड कर रहा है, कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है। विजय, मुझे कॉलिंग देना, ये ना बोर्ड पे कल से लिखा हुआ है, ये मिट नहीं रहा है।
थैंक यू। चलो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा ना, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट यानी कि पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ एक वैल्यूज याद रखनी है। वैसे तो गिवन होगी क्वेश्चन में, पर कुछ एक याद रख लेनी है। जैसे कि वैक्यूम में कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड? इतनी होती है, तो कंपेयर करके कितना आएगा? 1। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे कम, दैट इज 1। फिर जाओगे आप एयर में, एयर में होता है 1.0003। तो देखो 0.0003, तो क्या करते हैं हम, इसको अप्रॉक्स 1 ही ले लेते हैं। वैसे एक्चुअल में एयर में इतना होता है 1.0003, पर हम इतना ले लेते हैं, मतलब 1 ले लेते हैं इसको, कि ठीक है 1 ही मान लेते हैं एयर में भी। तभी तो एयर में भी हम स्पीड 3 × 10⁸ ही मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वाटर, वाटर का होता है 1.33। और फिर अगली चीज आती है ग्लास। ये जो ग्लास होता है ना, तो ग्लास में होता है 1.5। ये मतलब आपको याद नहीं रखनी है, वैसे एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, दैट इज 2.4। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी 2.4 या फिर 2 भी मान के चले ना, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो लाइट की स्पीड को इन सबसे ज्यादा कम कर रहा है, तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 2.4। अब इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम निकालते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब देखो रिलेटिव का सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने रिलेटिव्स को याद कर लो, है ना? हाँ सच में, रिलेटिव्स कुछ ऐसे टोंट मारने वाले रिलेटिव्स को याद करो। मैंने वो कहा ना, किसको याद करना है? थोड़े टोंट मारने वाले, है ना? वैसे रिलेटिव्स को याद करना है। अब कुछ तो अच्छे भी होते हैं ना? यहाँ पे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, पर्सनली ना लिया जाए किसी बात को। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने के पर्पस से, समझने के पर्पस से करी जा रही है ना? पता लगे ये जो ऑनलाइन बैठे हैं अपने रिश्तेदारों के आसपास बैठे हैं, है ना? चलो, तो जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, उनको पता नहीं कंपेयर करने की क्या बीमारी होती है ना? कंपैरिजन करते रहते हैं, और कई बार तो हमारे खुद के पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं। होता है ना कि उनका लड़का तो इतने बजे उठता है, उनके बच्चे तो ये काम करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो, है ना? और रिलेटिव्स तो हमारे लड़के के 85% आए, बस 60 आए आपके, ऐसा कंपैरिजन चला रहता है। तो रिलेटिव आप जहां पे भी पढ़ लो ना वर्ड, बस रिलेटिव रिलेटिव वाला ही काम करेगा। ठीक है, कंपैरिजन वाला। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, अब जैसे कि मैं भी क्या कर रही हूँ, मैंने एक टेस्ट लिया आप लोगों का, 100 मार्क्स हैं, आप लोगों ने अलग अलग नंबर लिए। ठीक है, आप लोगों ने 100 से कंपेयर करके अपनी अपनी कैपेसिटी, आज रिवाइज कर लूंगी घर बैठ के। हाँ ठीक है, रिवाइज कर लेना कनीशा, है ना? म्यूट कर लो पर अभी। तो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया आपका, और फिर मैंने सबकी कैपेसिटी के हिसाब से नंबर बता दिया आपको कि इतने इतने नंबर हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों का आपस में कंपैरिजन शुरू कर दिया, है ना? वैसे मैं करूंगी नहीं ऐसे, पर कर लिया मैंने कहा कि आपके 40 आए, आपके 60 आए, यानी आपने 20 नंबर ज्यादा लिए हैं इससे,
ठीक है, इस तरह से आपस में कंपैरिजन मैंने शुरू कर दिया। पहले हमने क्या किया, हर मीडियम को बताया कि उसकी कैपेसिटी कितनी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। फिर हमने क्या किया, मीडियम्स को आपस में कंपेयर किया कि ग्लास इतना रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, या फिर आपका वाटर है वो ग्लास के कंपैरिजन में कितना रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमेशा क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी कि इसने लाइट को कितना बेंड किया था इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट का निकाल रही हूं मैं, ऐसे लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टू, यानी फर्स्ट का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं हम, टू के साथ कर रहे हैं। तो सिंपली इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, यहाँ पे जो स्पीड होगी लाइट की दैट इज v1 मान लो उसको, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी v2। अब देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना इनको, ठीक है, कि ये इतना है ये इतना है, ये बराबर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे लिखते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लिखते हैं, इसका मतलब टाइम नीचे आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, यानी 1 को कंपेयर किया जा रहा है 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर है v2, ये v1 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की स्पीड, ठीक है। तो मैम इसमें ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होंगे, जैसे एक में वाटर दे दिया और दूसरे हाँ मीडियम अलग अलग होंगे, हाँ जैसे यहाँ पे वाटर है कि वाटर से ग्लास में जा रही है, इस तरह से कंपैरिजन होगा, दोनों। हाँ दोनों का कंपैरिजन होगा। हाँ जी, तो पता लग गया, अगर दो मीडियम गिवन हो, ठीक है, दो मीडियम्स आपके पास हैं और उनका कंपैरिजन बोला जाए तो हम ये यूज करेंगे। अब उसमें कई बार क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं, इनमें से एक वैल्यू गिवन नहीं होगी तो वो भी निकाल सकते हैं। ये दोनों गिवन है, इनमें से एक वैल्यू गिवन नहीं है, वो भी निकल सकती है। ये चारों में से किसी एक वैल्यू को निकालने के लिए यूज हो जाएगा। हमेशा आपको 3 गिवन होंगी, एक आपने निकालनी होगी। अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि μ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1 एंड μ2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2। तो ये क्यों ट्रू है, देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी उतना ज्यादा लाइट को रोक रहा है, तो उतनी कम क्या होगी लाइट की स्पीड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट फॉर अ सेम मीडियम हैज इनवर्स रिलेशन। स्पीड कम है इसका मतलब है ना ज्यादा लाइट को बेंड कर रहा है, क्लियर, तब इनका इनवर्स रिलेशन है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कैपेसिटी बता रहा है मीडियम की, कि मीडियम लाइट को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना बेंड कर सकता है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने स्पीड से कंपेयर किया ना, वैसे ही एक टर्म आती है वेवलेंथ। वेव लेंथ यानी वेव की लेंथ मेजर करनी है। तो क्या करते हैं इसमें हम, जैसे वेव को हम साइन कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेव पता कैसे बनती है, जैसे ये एक पार्टिकल है ना, जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये दूसरे पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करता है, एक बार ये आगे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि ऊपर की तरफ गया, फिर वहां से वापिस आता है, तो वहां से वापिस आ गया, फिर यही चीज यहाँ पे गया वापिस आया, यहाँ पे गया वापिस आया, तो ये एक ऑसिलेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, जब वो आगे की तरफ जाएंगे हम वेव को ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है, और जब वो पीछे की तरफ जाएंगे ये नीचे वाली लेते हैं।
ये इसको बोलते हैं क्रस्ट, ये होती है ट्रफ। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको कहीं जाना है, आप चल रहे हो, तो अगर आप छोटे छोटे कदम रखते हो, छोटे छोटे कदम रख रहे हो, तो आप ज्यादा डिस्टेंस उस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। पर आपको एक फिक्स टाइम दिया हुआ है मैंने, उसमें आप क्या कर रहे हो, बड़े बड़े कदम रख रहे हो, है ना, ऐसे बड़े बड़े कदम रख के जा रहे हो, तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। वही चीज यहाँ पे देखो, अगर ये एक ऑसिलेशन है, ये दूसरी ऑसिलेशन है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि वेव क्या जाएगी, दूर तक जाएगी। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो वेव पर्टिकुलर टाइम में दूर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो वेव की लेंथ को हम कहाँ से मेजर करते हैं, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस सेम होता है ये हमेशा, इसको लिखते हैं हम लैम्डा, वेव लेंथ बोलते हैं इसको। इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि वेव की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, और वेव लेंथ, व्हाइट कलर जो है आपकी, व्हाइट कलर की लाइट है, वो 7 कलर्स में टूट जाती है, बेसिकली 7 कलर से मिलके ही बनी है। 7 कलर कौन सा, विबग्योर पैटर्न जो है आपका। अगर इन एक्चुअल, अगर आप सातों रंगों को, इनको एग्जैक्ट सेम अमाउंट में मिक्स करो तो व्हाइट कलर ही बनता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर की जो लाइट है, हम सपोज क्या करते हैं, वो व्हाइट कलर की लाइट बेसिकली इन्हीं 7 कलर की लाइट से मिलके बनी है। तो जब वो टूटती है ना, टूटती कब है वो, जैसे कि जब प्रिज्म वगैरह से क्रॉस करती है ना, तो वो बिखर जाती है, तो बिखरती है तो फिर इन्हीं 7 रंगों में बिखरती है। तो ये जो 7 रंग है ना, अब इनमें आपको पता है कि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। क्यों होगी अलग अलग, लाल रंग दूर तक दिखता है, यानी वो दूर तक जाता है, तो उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। ये जो डार्क कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ क्या है, कम। पीके मूवी देखी है ना, येलो कलर का हेलमेट, उसने बोला था ना कि येलो कलर दूर से चमकता है, तो येलो से ज्यादा तो रेड की है वेवलेंथ। रेड हम यूज करते हैं डेंजर के लिए, है ना, तो इसीलिए जब हमें किसी अटेंशन चाहिए ना, बेसिकली येलो कलर चूज किया जाता है अटेंशन के लिए। जैसे 3 हमारे सिग्नल लाइट है, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज को छोड़ दिया हमने, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो स्टॉप, डेंजर के लिए हमने क्या यूज करा है, रेड। और अटेंशन कि अब रेड लाइट होने वाली है, अटेंशन, अटेंशन के लिए हमने येलो कलर यूज किया। ऑरेंज क्यों नहीं चूज किया, बिकॉज ऑरेंज समटाइम अपीयर सेम एज अ रेड कलर। रेड और येलो दोनों की अपीयरेंस दिखा सकता है ऑरेंज। अब वैसे प्रैक्टिकली मुझे तो वो येलो लाइट कभी कभी हल्की ऑरेंज दिखती है ना, दिखती है ना हल्की ऑरेंज, तो इसीलिए हमने ऑरेंज कलर को चूज नहीं किया। अगर रेड, ऑरेंज और येलो ले लेते तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता हमेशा, या फिर कई बार इन दोनों में कंफ्यूजन होता। तो इसीलिए ऑरेंज कलर को छोड़ दिया, येलो कलर चूज किया, और उसके बाद फिर थर्ड चूज किया ग्रीन। समझ गए, इस तरह से हमने चूज किए हैं कलर। अब जैसे कि ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर होंगे, ये थोड़े टाइम बाद ना डिसअपियर हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस से ये ऐसे दिखेंगे नहीं, पर कहीं पे येलो कलर है वो आपको दूर से दिख जाएगा, रेड कलर है वो दूर से दिख जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये कलर जो है इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए हमने इनको यूज किया है। तो होता क्या है, जिस कलर की जितनी वेवलेंथ होगी, सपोज आपको आपको जाना है चंडीगढ़ से अंबाला, आपको जाना है चंडीगढ़ से दिल्ली, दूर किसको जाना है, जिसको दिल्ली जाना है। ठीक है, तो आप जो है ना घूम फिर के आराम से जा सकते हो, कोई चिंता नहीं है आपको। पर आपको दूर जाना है तो आप सीधा सीधा जाने की कोशिश करोगे, बस यही कंसेप्ट याद रखना है। रेड कलर को दूर जाना है या वॉयलेट कलर को दूर जाना है, रेड को दूर जाना है, तो रेड सीधा सीधा जाएगा, तो रेड जो है कम बेंड होता है। ठीक है, जो मीडियम है उसकी कैपेसिटी जो लाइट को बेंड करने की है ना, कलर्ड लाइट को, तो रेड कलर सबसे कम बेंड होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको बोल सकते हो आप लीस्ट रिफ्रैक्टेड कलर, सबसे कम रिफ्रैक्ट होगा ये कलर। और वॉयलेट कलर है मोस्ट रिफ्रैक्टेड कलर।
बारिश लग गई है बाहर? स्टार्ट हो गई। ठीक, अच्छा, तो ये लग गया पता। पहले तो ये भी पता लग गया हमने कि हमने अपने आसपास जो कलर चूज किए हैं किस हिसाब से किए हैं, और ये भी पता लग गया कि वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रेड कलर जो है, रिफ्रेक्ट होने का मतलब है बेंड हो जाना। बेंड हो जाएगा तो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा ना, जब इधर उधर ज्यादा जाएगा तो सीधा कैसे जाएगा आगे, तो सीधा आगे जाता है, ये मतलब कम रिफ्रेक्ट होता है। और वॉयलेट कलर जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, रिफ्रेक्ट होके वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिसअपेयर हो जाएगा, थोड़ा मतलब होता है बट हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि उसकी वेवलेंथ दूर तक नहीं जा सकता ना, इसलिए। तो हमने ये देख लिया, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बेंड होता है, और रेड कलर का क्या होगा, सबसे कम, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आगे हम देखते हैं कि रेनबो में जो कलर दिखते हैं हमें वो किस हिसाब से दिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, शाम के टाइम पे वो रेडनेस आ जाती है स्काई में, ठीक है। जरूरी थोड़ी है रेड, येलो ऑरेंज सभी होता है ना, तो ये तीनों कलर दिखते हैं, पर ग्रीन कलर तो कभी नहीं दिखा होगा ना, क्योंकि क्या हुआ, या तो ज्यादा वेवलेंथ वाले कलर या कम वेवलेंथ वाले कलर, ये हमें ज्यादा दिखते हैं। ग्रीन तो बिल्कुल बीच में आ गया ना, मीडियोकर ना, ये कम इसमें आ रहा है, लीस्ट वाले में आ रहा है, ना ये ज्यादा वाले में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आ गया। चलो वो तो हम आगे देखेंगे, अभी एक फिनोमिनन आता है टोटल इंटरनल की स्पेलिंग NAEL होगी या AL, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लिखा है मैंने, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का टकरा के वापस आना। सो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और पहले तो बता देते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन हमने सुना है कि रेगिस्तान में पानी दिखेगा जहां पे पानी होता भी नहीं है, मिराज फॉर्मेशन, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ये सारी चीजें गर्मियों में हमें रोड में भी ऐसे लगता है आगे नमी है, पानी गिरा है या तेल गिरा है कुछ, बट एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं कि जब लाइट जा रही हो आपकी डेंसर से रेयरर में, डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, ठीक है, ये एक डेंस मीडियम है, ग्लास स्लैब मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है डेंस मीडियम, इससे एयर में जा रही है लाइट, तो डेंसर से जा रही है रेयरर में। तो ये अगर आपकी लाइट है, ये नॉर्मल हमने यहाँ पे ले लिया, तो लाइट किस तरफ को जाएगी, नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड बढ़ेगी उसकी या कम होगी, बढ़ेगी तो दूर भागेगी, है ना, इस तरह से जाएगी। अब ये कितनी दूर जाएगी, जाएगी तो दूर, कितनी दूर जाएगी ये इस एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ऐसे देखो, अगर ये एंगल बढ़ गया तो ये लाइट जो है और दूर जाएगी, और ये एंगल अगर कम हो गया तो ये लाइट जो है कम दूर जाएगी, ठीक है। कितने पे लाइट आ रही है और कितने पे जाएगी, तो ये एंगल इसको चेंज कर सकता है। तो अगर आपने इस एंगल को इतना बेंड कर दिया कि ये लाइट जो है 90 डिग्री पे गई, सपोज ये एंगल इस हिसाब से है कि ये लाइट जो है रिफ्रेक्ट होके कितने पे जा रही है, 90 डिग्री पे, अवे जाते जाते कितने पे गई, 90 डिग्री पे चली गई। 90 डिग्री पे देखो, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, अगर इस एंगल को मैं बढ़ा दूं तो डेंसर में आ जाएगी, इस एंगल को मैं कम कर दूं तो रेयर में आ जाएगी। तो इस एंगल ने लाइट को क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा कर दिया क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा कर दिया कि एक तरफ डेंसर एक तरफ रेयर, तो इस एंगल को हम बोल देते हैं इस टाइम पे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल, कि उसने लाइट को क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। अब अगर ये बढ़ गया तो ये डेंसर मीडियम में आ जाएगी, अगर ये कम हो गया
तो रेयर मीडियम में आ जाएगी। तो TIR के लिए कंडीशन होती है आपकी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट जो है इसी मीडियम में आ जाएगी दोबारा से। ठीक है, रिफ्रैक्शन होनी चाहिए थी पर रिफ्लेक्शन होगी, लाइट टकरा के दोबारा से उसी मीडियम में आ गई। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस ने इस तरह से था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था तो ये वापस आई। अब सेम मीडियम ले लिए मैंने, है ना, सेम मीडियम यहाँ पे ले लिया मैंने, सेम मीडियम ले लिए दोनों, और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया मैंने ये क्रिटिकल एंगल से कम लिया। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लिया तो टकरा के वापस आ गया, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम है तो यहीं पे रहेगी लाइट। ठीक है, बट अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो गया एंगल तो टकरा के वापस आ जाएगी। इसी पूरी फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसका मिराज से कैसे कनेक्शन है देखो, या फिर सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको, डायमंड के अंदर चमक इतनी क्यों दिखती है। डायमंड जो है लाइट को ट्रैप होगी ना, लाइट यहीं पे बाहर ही नहीं जा पाई, डेंसर मीडियम में ट्रैप होगी, तो डायमंड भी इसी तरह से करता है। तो डायमंड के अंदर ट्रैप हो जाती है लाइट, तो वो बार बार अंदर टकराती रहती है, अंदर टकराती रहेगी तो चमक दिखेगी। पानी की बूंद भी क्यों चमकती है, उसके अंदर भी लाइट ट्रैप हो जाती है। डिस्पोजल ग्लास में पानी लेते हैं हम, अगर उसमें एयर बबल है तो वो भी सिल्वर बोल की तरह चमकेगा, एयर बबल भी, क्योंकि उसमें भी क्या होगी, लाइट ट्रैप होगी। तो जब लाइट ट्रैप हो जाती है तो वो शाइन करेगी, ठीक है, शाइन लेके आएगी ना उस मीडियम में। अब जैसे कि डायमंड में ट्रैप होगी तो इतना स्पार्कल दिख रहा है, वो स्पार्कलिंग दिख रही है उसमें। पर इसका एक और यूज है, जैसे कि जियो फाइबर, फाइबर 4G, है ना, ये सारी लाइंस बिछती है ना, तो इनमें जो वायर्स होती हैं उनको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स। फाइबर बोला जाता है बेसिकली, वायर्स नहीं बोला जाता। जैसे बोल रहे हैं ना कि जियो फाइबर की लाइन बिछ रही है, या फिर कुछ ऐसे होता है ना, रोड के साइड में बिछ रही होती है, या फिर कुछ भी है। जब आपका ये जो नेटवर्क है, ठीक है, 4G हो, 5G हो, 3G हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, फाइबर लाइन बिछती है आपकी। फाइबर लाइन में बेसिकली होता क्या है, या फिर इस सिग्नल में क्या होता है, ये लाइट सिग्नल होता है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, इसमें बेसिकली कौन सा सिग्नल होता है, लाइट सिग्नल होता है। लाइट को आगे भेजना उतना इजी नहीं है, लाइट अगर बाहर निकल गई तो खत्म नहीं हो गया लाइट सिग्नल। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह के बने होते हैं कि ये लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, मतलब इनकी फॉर्मेशन ही ऐसी होती है कि लाइट इनके अंदर क्या रहती है, ट्रैप। तो बार बार क्या होगा यहाँ पे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट अंदर ट्रैप रहेगी, लाइट अंदर ट्रैप रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो मैक्सिमम लाइट सिग्नल आगे जाएगा। तो TIR का बेस्ट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर्स। और ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ना, इनकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होती है, मोस्ट एफिशिएंट होते हैं ये, यानी कि मैक्सिमम लाइट सिग्नल को आगे लेके जाते हैं। ये जो हमारी वायर्स है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, ये तो लाइट को लेके जा रहे हैं, लाइट एनर्जी को लेके जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैं बात करूं, जैसे कॉपर वायर बेसिकली यूज होती है फिटिंग के लिए जो भी है, तो कॉपर जो है गर्म हो जाता है जल्दी, तो लाइट जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उसका लॉस बहुत ज्यादा होता है ट्रांसपोर्ट में। तो अगर हम सिल्वर वायर यूज करें उसकी जगह तो मिनिमम लॉस होगा, है ना, पर वायर चोरी हो जाएगी वो अलग बात है, वायर ही नहीं बचेगी। ठीक है, अब वायर्स तो बच जाती, अब भी नहीं बचती हैं, ऐसे पड़ी हुई वायर मिल जाए तो कौन छोड़ेगा, है ना, कि पता चल रहा है कि काम की नहीं है तो सब उठा के रख लेंगे। पर अभी चलो कॉपर है, कॉपर की कॉस्ट कम है, पर वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ज्यादा करता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मुझे लाइट सिग्नल को आगे भेजना है तो हमें कनेक्टिविटी भी तो ज्यादा चाहिए, तो मैक्सिमम लाइट सिग्नल आएगा उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी। तो हमने ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज किया। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम लाइट सिग्नल को आगे लेके जाते हैं। ये हो गया। अब फिर एक और मैंने बताया अभी आपको, मिराज फॉर्मेशन।
मिराज में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि रेत है ना, रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है दिन के टाइम पे, या फिर सिंपली गर्मियों में देख लो रोड भी कितना गर्म होता है। तो यहां से हीट वेव्स निकलेंगी, हीट वेव निकलेंगी तो ये बन जाएगा हॉट एयर वाला, यानी कि रेयर मीडियम, और ऊपर वाला बन जाएगा डेंसर। तो जब सन से लाइट आ रही है, बहुत सारी रेज आती हैं, है ना, कुछ रेज तो यहाँ पे आ जाएंगी आपकी, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वापस जाएंगी, वो वाली चीज होगी। बट कुछ एक रेज का एंगल क्या होता है ना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। जिनका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा वो रिफ्लेक्शन करके जाएंगी, ये तो थोड़ी सी एब्जॉर्ब होंगी बाकी, ठीक है, जिस तरह से भी आ रही है, या फिर लाइट लेके आएंगी, ठीक है। यहाँ पे लाइट छोड़ेंगे, जैसे सन से लाइट आ रही है ना, एक तो हीट आ रही है, हीट को साइड रखो, अभी लाइट लाइट की बात करते हैं, तो लाइट पड़ेगी यहाँ पे। पर कई बार क्या हो रहा है, वो लाइट टकरा के यहाँ से वापस चली जा रही है, कुछ रेस टकरा के वापस जा रही है। ये वापस क्यों जा रही है, क्योंकि इनका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो अब ये स्काई से आ रही थी, स्काई, तो स्काई की रिफ्लेक्शन छोड़ेंगी यहाँ पे, हमारी रिफ्लेक्शन शीशे पे दिखती है ना जैसे, हाँ, तो वो पानी सा दिखेगा। अगर पेड़ों को क्रॉस करके आ रही है तो ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन भी छोड़ेगी हल्की नीचे, तो वो ग्रीनरी दिखती है, ऐसे दूर से नमी दिखती है कि वहां पे नमी है, पानी है शायद। वो बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है स्काई की। यही रोड पे होता है, रोड पे भी हमें आगे ऐसे दिखता है कि पानी चमक रहा है, आगे पानी है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, पानी नहीं है वहां पे, क्या है वो रिफ्लेक्शन है उसकी, सिर्फ स्काई की रिफ्लेक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फिनोमिनन होती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लेना सारे, ये नोट्स में नहीं है। हाँ जी, आप लोगों को भी समझ आ गई, अमनदीप वगैरह, राधिका, कृतिका, TIR समझ आ गई, इम्पोर्टेंट है ये, आगे यूज होगी, ठीक है, ओके। ऑप्टिक्स CDS के लिए पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखने को मिलते हैं ऑप्टिक्स से, 3 भी हो सकते हैं, पर 2 तो आएंगे आएंगे, ठीक है। और फिक्स से किया आएगा क्वेश्चन, तो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैकेनिक्स तो हमने कर लिया, अब ऑप्टिक्स कर रहे हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म करेंगे, फिर बाकी जो छोटे टॉपिक्स बचते हैं उन पे फोकस करेंगे, पहले इन 3-4 टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्लियर। तो आज के लिए इनफ है इतना, क्लियर। अब देखो, रिफ्रैक्शन तो हमने कल भी पढ़ी थी, आज मैंने आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताई, उसके एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TIR का फिनोमिनन होता क्या है, क्रिटिकल एंगल समझ आ गया, जो लाइट को क्रिटिकल सिचुएशन पे ले आए, इस तरह से याद रखना है। अब ये बढ़ जाएगा तो लाइट इस तरफ जाएगी, ठीक है, रिलेट करके चीजों को याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार पढ़ लेना है, सारी चीजों को समझ नहीं आता है आप अगले दिन क्लास में पूछ सकते हो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी आप पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, मतलब जिन्होंने
साइंस भी रखी होगी तब भी क्या ही पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हो ढंग से, इतना ध्यान नहीं देते हैं हम। और जिसने नहीं पढ़ी है साइंस, 10 तक किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी तुमने ढंग से ऑप्टिक्स, मतलब हाँ। तो अभी क्या करना है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यूपीएससी तुमसे क्रैम के वो नहीं पूछेगा और ना ही सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तुम तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है।